हाँ, आधा कप स्कैन आएगा। कौन बता रहा है बेटा? क्लैपिंग कर दो इसके लिए, बच्चे के लिए। वेरी गुड। तो मतलब ये सारी की सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ज्यादा पे करेंगी फ्यूचर में। और आपको परिभाषा के साथ साथ सब्जेक्ट को आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजी तरीके से आप उसको आगे आप समझ पाओगे, जा पाओगे आगे। तो कल मैंने आपको परिभाषा बताई। परिभाषा में क्या है कि गूढ़ और जो छुपे हुए अर्थ हैं उनको संचित रूप से प्रकट करने के लिए जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो परिभाषा कहलाती है। और परिभाषा का फल क्या मिलता है? फल ये मिलता है कि विषय को समझने में आसानी होती है। जो अप्रकाशित चीजें हैं, जो गूढ़ अर्थ हैं, उनको हम सरलता से समझ सकते हैं। और विषय को पढ़ने के लिए परिभाषा प्रकरण आवश्यक है, विषय को आत्मसात करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। और परिभाषाओं में जो बेसिक परिभाषाएं हैं वो यही है कि मारण क्या होता है, मर्दन क्या होता है। तो कल मैंने कहाँ तक बता दिया था? कल मैंने बता दिया था आपको, भावना, भावना बताई थी। भावना तक बता दिया। ठीक है। भावना में यही होता है कि आपने कोई भी चून लिया और चून लेके उसको, कोई अगर कच्चा वैसा द्रव है, क्रूड द्रव है, तो उसको क्रूड द्रव ले लिया, उसको पीस लिया। पीसने के बाद उसमें पर्टिकुलर चीजों की भावना डालते हैं, चाहे वो कोई लिक्विड हो, मिल्क हो, या कोई काढ़े की भावना डालनी है। तो भावना लेने का एक सिंपल विधान होता है कि जितना औषधि है उतना जड़ी बूटी ले लो और उसको काढ़ा बना लो। और काढ़ा बनाने के लिए औषधियाँ, पानी कितना डालना है? 8 गुना। और उसको 1/8 छोड़ दो। तो मान के चलो अगर 1 किलो औषधि है, आंवले का चूर्ण, उसकी भावना देनी है तो 1 किलो आंवला लेंगे अलग से, उसका काढ़ा बनाएंगे। जो कूट करके काढ़ा बनाएंगे कितना लेंगे? तो 1 किलो के लिए 8 किलो पानी लगेगा। इसको 1/8 छोड़ना है। तो 8 किलो का 1/8 करेंगे तो कितना बचेगा? 1 किलो। तो 1 किलो औषधि के लिए लगभग 1 किलो हमें काढ़ा चाहिए। और उसको हम मर्दन करते हैं। मर्दन करने के लिए खरल में डाल के उसको घोंट लेते हैं। और घोंटने के बाद उसको हम सुखा देते हैं। तो और सुखा के फिर उसको पुनः चूर्ण कर लेते हैं। तो इस क्रिया को भावना बोलते हैं। और इसमें दो शब्द और आते हैं, सुभावित और दुर्भावित। दो शब्द और आते हैं, सुभावित और दुर्भावित। सुभावित माने जिसका अच्छी तरह से चूर्ण फाइन हो, अच्छे से पीसा गया हो, पीसने को प्रेषण बोलते हैं। फिर और क्या है? वो अच्छे से अगर उसको दबाएं, टच करें, जैसे आपने देखा है आटा मड़ा हुआ है, देखा है आपने? उसको टच करें तो कैसा होता है? दब जाता है। और अगर पूड़ी का आटा हो या बहुत ज्यादा सूखा हुआ आटा मड़ा हो तो उसको हाथ डालें तो दबता नहीं है। ठीक है। अच्छे आटा मलने की क्या पहचान होती है? कि वो अच्छे से कहीं से भी उसको लोई बनाओ या कुछ भी बनाओ तो वो फटता नहीं है किनारों पे। होता नहीं होता ऐसे? और क्या गुण होते हैं? आटे को जब मारते हैं तो उसको फिजिकल अपेयरेंस में क्या क्या चीजें दिखती हैं? वही चीजें इसमें होती हैं स्वाभाविक में। क्या है? स्पर्श में मृदु होता है। उंगली दबाओ तो दबाने से दब जाता है। ठीक है। थोड़ी सी नमी महसूस होती है। और अगर इसके विपरीत जो दुर्भावित है, दुर्भावित माने जिसकी भावना सही से नहीं हुई है। तो भावना माने ये मानसिक भावना नहीं है। ये जो है फिजिकली किसी भी लिक्विड से पाउडर को भावित करना, उसको मर्दन करना, फिर उसको सुखा के फिर पुनः चूर्ण रूप में लाना, ये एक प्रक्रिया पूरी की पूरी भावना कहलाती है। और इसको कहते हैं भावित करना। और अगर भावित अच्छे से हो तो सुभावित, और अगर अच्छे से नहीं हो तो दुर्भावित। ठीक है। जिसको जो है रफ हो, गोली ठीक से ना बने, किनारे दीर्ण हो जाए, स्पर्श में खर हो, नमी प्रॉपर ना हो, तो ये दुर्भावित होते हैं। इसी तरह एक टर्म आता है आभाप। एक टर्म आता है आभाप। आभाप में क्या होता है कि कोई भी धातु को पिघलाकर किसी अन्य द्रव में डाल दें, लिक्विड में डाल दें, तो इसको आभाप कहते हैं। समझ गए? एक होता है ढालन। ढालन में क्या होता है कि किसी भी उसको लिक्विड को पूरा पूरा डाल के गला के मोल्ड कर देना। ढालन अलग प्रक्रिया हुई।
आवाप में क्या है, इसको किसी लिक्विड में डालना है। निर्वाप में क्या है कि उसको गर्म करके अंदर डिप पानी में डालना है। जैसे मान के चलो लोहे का टुकड़ा गर्म किया और पानी में इमर्स कर दिया, डाल दिया, तो ये क्या कहलाता है, निर्वाप। जैसे इमर्सन की रॉड होती है, पानी गर्म करते हैं तो वो गर्म होती है, गर्म करके उसको पानी में डाल दिया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, निर्वाप कहलाती है। और निर्वाप जो है ये पीजी के एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है, और कई बार परीक्षा के वाइवा में ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती है कि अवाप क्या होता है, निर्वाप क्या होता है। क्योंकि आपको आगे प्रोसेस आएंगे तो उसमें लिख दिया कि इसको धातु को अवाप कर दिया, इसका निर्वाप कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए। किसी लोहा, तांबा या कोई चांदी इत्यादि धातु को अग्नि पर तपाकर उसको किसी लिक्विड में, दूध में, तत्र में, पात में डिप करके बुझाने की क्रिया को निर्वाप, निषेक या स्नपन बोलते हैं। क्या प्रवाह हैं इसके, निषेक, स्नपन, निर्वाप। और आवाप में क्या है, उसको पिघला के डालना। और ढालन में क्या होता है कि उसको पिघला के फिर पुनः गलाना, और गलाने के बाद उसको फिर सॉलिड कर लेना, ये ढालन कहलाता है, मोल्डिंग। फिर आता है एक शोधन। शोधन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। किसी भी औषधियों के अंदर जो मल होते हैं, जो विकृतियां होती हैं, जो दोष होती हैं, उनको निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने बताई गई, इंडिकेटेड वनौषधियों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, द्रव्यों के द्वारा मर्दन करना, छालन करना, निर्वाप करना आदि कर्मों से शोधन किया जाता है। द्रव्यों में जैसे भी लिखा हो, किसी भी द्रव्य के गुणवर्धन के लिए, मल को दूर करने के लिए शास्त्रों में बताई हुई विधियों से औषधियों का प्रयोग करके मर्दन, छालन, निर्वापन आदि कर्मों के द्वारा शोधन किया जाता है। इससे क्या फलश्रुति होती है, क्या फायदा होता है, इससे जड़ी बूटियां दोष रहित होती हैं, उनके विकार दूर होते हैं, उनकी टॉक्सिटी कम होती है या खत्म होती है, और उनके रस गुण वीर विपाक में वृद्धि होती है। फिर एक आता है मारण कर्म। मारण कर्म या मारण या भस्मीकरण। मारण माने मारना। तो क्या करते हैं हम, लोहा, धातु इत्यादि मेटालिक द्रव्यों को वनस्पतियों के सरस, पात इत्यादि द्रव्यों से मर्दन करके पुनः अग्नि संयोग द्वारा भस्मीभूत करने की क्रिया को मारण कहते हैं। समझ में आया? मारण समझ में आया भाई किसी को? कौन बताएगा? कोई एक बच्चा बताए मारण क्या होता है। सर इसके अंदर जो द्रव्य होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उन्हें किसी स्वरस के साथ पहले मर्दन कर देते हैं और फिर उसके बाद अग्नि संयोग से भस्म करते हैं, भस्म बना देते हैं उसको। इसमें क्या होता है, एक भस्म बनाने की एक बेसिक प्रक्रिया है। क्या होती है, बेसिक प्रक्रिया है। बेसिक प्रक्रिया में पहले कोई भी मेटल लेते हैं, मेटल को पहले शोधन किया जाता है। शोधन करने के बाद जब वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने के बाद उसको फाइन पाउडर की फॉर्म में ला दिया जाता है। फिर उसको किसी जड़ी बूटी की भावना देकर उसको भावित किया जाता है, टाइट्रेशन किया जाता है। इसका करने का पर्पज क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। जो निरेंद्रीय द्रव्य है उनको सेंद्रीय द्रव्य में कन्वर्ट करना। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको सेंद्रीय मानते हैं, और जो जितने भी खनिज इत्यादि हैं वो निरेंद्रीय हैं, तो उनमें चेतनता उत्पन्न करने के लिए हम ऑर्गेनिक वस्तुओं से मर्दन करते हैं, जड़ी बूटी डालते हैं।
तो ये मेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भावना का ये रोल है। तो किसी भी धातु के भस्मों को बनाने के लिए उसको हम धातु को, द्रव को, शोधित द्रव को किसी लिक्विड की से मर्दन करके उसको पुनः अग्नि संयोग करके भस्मीभूत करने को मारण कहते हैं। तो मैसरेशन इस क्रिया का नाम है। और इसमें जो है नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी भावना देके पहले हमने एक मेटल लिया, मेटल में किसी काढ़े इत्यादि की भावना दी, भावना देने के बाद उसको ड्रायर में सुखा लिया, ड्रायर में धूप में, और फिर उसको हमने एक पुट के अंदर किसी गज पुट में, महापुट में, भूधर पुट में, लावक पुट में, कोकोट पुट में, जैसी भी भस्म है उसको एक बार अग्नि देने से पकाने तक की क्रिया एक फुट कहलाती है। ऐसे ही भस्म बनाने के लिए किसी में 30 फुट लगते हैं, किसी में 40 फुट लगते हैं, किसी में 100 फुट लगते हैं। जैसे अगर लोहे की भस्म बनानी हो तो उसमें 7 विशेष शोधन एक क्रियाएं होती हैं और 5 धातुओं से करा जाता है। तो सर मारन के बाद आपने क्या बताया, एक बार बता दीजिए। मारण जो है, मारण के बाद जैसे वो करते हैं ना, पुट देते हैं, मतलब पहले हमने कोई भी मेटल लिया, मेटल को हमने कोई काढ़ा इत्यादि बनाया, उससे भावना दे दी। पहला काम तो ये हुआ। भावना देने के बाद उसको ड्रायर में रख के सुखा लिया। सुखाने के बाद आप जो है उसको किसी पॉट में रख के शराब संपुट करके किसी पुट में उसको अग्नि का संयोग देते हैं, अग्नि देते हैं। तो किसी औषधि के लिए, किसी भस्म के लिए 30 फुट लगते हैं, किसी में 40 लगते हैं, किसी में 10 लगते हैं, किसी में 2 लगते हैं, किसी में 1 लगता है, एज पर दी रेसिपी, एज पर दी फार्मूला। तो ये एक क्रिया कहलाती है। और भस्म का पुट देने के बाद पुनः उसको पुट से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद फिर उसको पीसा जाता है। और पीसने से भी पहले उसको फाइन करने के लिए बॉल मिल में डाल के घुमाते हैं। एक मशीन होती है जिसमें बॉल पड़े होते हैं भारी भारी, और उसमें वो पाउडर घूमता है तो और फाइन हो जाता है। तो एक प्रक्रिया जिसमें कि भावना हो, जिसमें कि ड्राइंग प्रोसेस हो, जिसमें कि अग्नि का पुट का प्रोसेस हो, फिर पुट से निकाल के उसको फाइन करने का प्रोसेस हो, तो ये एक क्रिया, एक भावना, एक मारण कहलाती है। क्या कहलाती है? मारण की एक प्रक्रिया। जैसे कोई भी भस्म बनाना, लोहे की भस्म बनानी है, तो लोहे की भस्म बनाने के लिए आपको एक धातु को एक द्रव के साथ 7 बार प्रोसेस करनी होती है। 5 बार 5 प्रोसेस होती है, तो 7 इंटू 5 35, 7 विशेष शोधन होते हैं त्रिफला के साथ 42, और 60 पुट दिए जाते हैं। यानी कि हर बार लोहे को लिक्विड के साथ मर्दन करना है, मर्दन के बाद उसको चक्र का बना के उसको सुखाना है, सुखाने के बाद उसको किसी पॉट में डाल के अग्नि संयोग करके पुट देना है, और पुट देने के बाद उसको फिर बॉल मिल से उसको फाइन करना है, और फाइन करके उसको छान लेना है। तो ये एक पुट हुआ। ऐसे 60 पुट दिए जाते हैं। तो कम से कम जो है 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इस तरह से टाइम लगता है, तब जाके एक भस्म बनती है। जैसे अभ्रक भस्म है नॉर्मल, उसमें 30 फुट लगते हैं। और अगर अभ्रक को 100 फुटी बनानी है तो 100 फुट देते हैं, और अभ्रक को 100 फुटी माने 1000 फुटी भी बनाया जाता है। तो फुट माने एक सारी की सारी प्रोसेस जिसमें कि अग्नि संयोग दिया गया। फुट अग्नि का मापक है, अग्नि की कितनी मात्रा उसको भस्म बनाने के लिए दी गई, ये फुट कहलाती है। ठीक है। फिर आता है आपका कजली। कजली नाम सुना है आपने? कजली किस किसने नाम सुना, बताया जरा। सुना है सर। क्या होता है कजली? सर जब भी कोई भी योग बनाते हैं उसमें अगर पारद और गंधक साथ में आते हैं तो उनकी कजली बनती है हर बार पहले। कजली बेसिकली काजल शब्द से बना। काजल जानते कैसे कैसे रंग का होता है काजल?
ब्लैक। काजल कलरफुल तो नहीं होता, काला ही होता है ना, ऑब्वियसली काला होता है। तो काजल से साधर्म होने के कारण इसको कजली कहते हैं। पारद को गंधक आदि उपरसों के साथ मर्दन करके, पारद को गंधक आदि उपरस के साथ डायरेक्ट मर्दन करते करके या किसी धातु के साथ, द्रव्य के साथ उसको मर्दन करके कहते हैं सुलक्षण। काजल के समान काला, के संयोग के साथ मर्दन करके सुलक्षण और काजल के वर्ण की कजली तैयार की जाती है। और कजली का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रसयोगों को बनाने के लिए किया जाता है। यह काजल की तरह होने के कारण इसको कज्जल, कज्जिलका भी कहते हैं, ये इसके पर्याय हैं। और पारद और गंधक की कजली को विशेष रूप से रस, कुपीपक रसायन है, विभिन्न प्रकार के रस योग हैं, उनको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कजली के बिना कोई भी रस औषधियों का निर्माण लगभग असंभव है। मोस्टली 90% जगह इसका प्रयोग होता है। विभिन्न विभिन्न रोगों में विभिन्न महर्षियों ने पारद और गंधक डालने के लिए इसके अलग अलग रेशियो बताए हैं। किसी ने समभाग बताया, किसी ने जो है 1 भाग गंधक, 1 भाग पारद, 2 भाग कजली गंधक, किसी ने 1 भाग 1 भाग पारद, 4 भाग गंधक, किसी ने जो है 1 भाग पारद, 8 भाग गंधक। तो अलग अलग रेशियो बताए, लेकिन ओवरऑल समभाग जो है डालने का विधान सबसे ज्यादा है। मोस्टली पीपल आर यूजिंग 50 इक्वल रेशियो। मतलब अगर 100 किलो कजली ली, 100 किलो गंधक ली तो 100 किलो पारद लेना समभाग। 1 किलो अगर आपने पारद लिया तो 1 किलो गंधक लेना और उसको मर्दन करके बना लेना। और बनाते समय इसमें देखते हैं कि चंद्र का ना रहे, उसमें चमक ना रहे और बिल्कुल काली हो जाए, तब उसको मानते हैं प्रॉपर तरीके से पक गई। इसी तरह एक वर्ण होता है रसपंख। रसपंख में क्या होता है कि पारद को गंधक आदि उपरस धातुओं के साथ मर्दन करके कीचड़ के समान, पंख पंख कहते हैं, कीचड़ के समान सुलक्षण जो है पेस्ट बन जाता है, इसको रसपंख कहते हैं। ठीक है। रसपंख में क्या है कि पारद को गंधक आदि उपरस या धातु के साथ, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि वो काला हो, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि वो कीचड़ की तरह हो जाए, पारद मिक्स हो जाए, पेस्ट बन जाए, तो वो रसपंख कहलाता है। और एक होता है रसपिष्टी। रसपिष्टी में क्या होता है, पारद में गंधक मिला के उसमें दूध आदि के द्वारा, द्रव्यों के द्वारा मर्दन करके पीठी के समान बना लेते हैं, उसको पिष्टी कहते हैं। पारद लिया, पारद में गंधक मिलाई, उसमें दूध आदि मिला के उसको मर्दन करके पेस्ट के समान बनाने को रसपिष्टी बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका शुद्धावर्त। शुद्धावर्त में क्या होता है कि जब हम कोई सत्यपातन इत्यादि करते हैं तो जो तेज कलर, तेज वर्ण की जो ज्वाला होती है, और ज्वाला जो एकदम पूरे उसको ज्वाला के ऊपर अच्छी सी शाइनिंग निकलती है, शुद्धावर्त कहलाती है। एक बीजावर्त होता है। बीजावर्त में क्या करते हैं, किसी धातु या कोई पदार्थ है उसको जब द्रवीभूत करते हैं, जब मेल्ट करते हैं, तो उसमें जो जो फ्लेम होती है जिसपे पिघला रहे हैं, उसके वर्ण जो है वंकनाल से जो ज्वाला बनाते हैं ना, उसको द्रवित करने के लिए, तो उस ज्वाला का वर्ण उस धातु के वर्ण के समान हो जाता है, तो इसको बीजावर्त बोलते हैं। इट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। कोई भी जैसे धातु है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पे वो ज्वाला का कलर देने लगती है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं बीच में। इसी तरह आपका
कॉमन परिभाषाएं तो रसशास्त्र में यही है आपकी। एक होता है पंचमृतिका। पंचमृतिका जो है, जब भी कोई हम काम करते हैं, उठ इत्यादि का कोई भी लेपन का काम करते हैं, तो पंचमृतिका को प्रयोग करा जाता है। पंचमृतिका में क्या क्या होता है, नोट कर लीजिए, ये परिभाषा में पूछा जाता है। ईंट का चूर्ण, घर की राख। घर की राख कहाँ से मिलेगी? आजकल तो मिलना मुश्किल होता है क्योंकि एलपीजी हम यूज करते हैं, लेकिन जो है घर की घास पहले लकड़ी को जलाते थे, उसमें मिलती थी। दीमक, दीमक की मिट्टी होती है, आपने कहीं देखा ना, दीमक होता है तो लंबे लंबे से जो है पुरानी मिट्टी में अगर दीमक लगी होती है तो बड़े बड़े लंबे लंबे टीले से बने होते हैं, बहुत पुराने जगह पे जहाँ सांप आप के बिल बने होते हैं, तो उधर से मिल जाती है। तो दीमक की मिट्टी, जिसको बाल्मीक बोलते हैं। और गेरू मिट्टी, गेरू मिट्टी जो है सौराष्ट्र प्रदेश में मिलती है, रेड कलर की जो होती है, स्वर्ण वर्ण की जिसको बोलते हैं। और नमक, नमक माने टाटा नमक, क्यों भाई? नमक माने कौन सा नमक? सेंधा लगा। हाँ, जैसे जो है कुछ चीजें ऋण होती हैं, उनको कहते हैं अनुक्त। जो भी चीज ऋण होती है ना, उसको अनुक्त बोलते हैं, कि हाँ मतलब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ भी नमक लिखा हो तो सेंधा नमक, जहाँ भी दूध लिखा हो तो गाय का दूध, जहाँ भी जो है अगर पात्र लिखा हो तो मिट्टी का पात्र, जहाँ भी अगर मात्रा ना दी हो तो संभाग, किसी में रेशियो ना दिया हो। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जिसको हमने दिमाग में बिठाना चाहिए। इसी तरह आपको मैंने पंचलवण बता दिया था, इसमें यूज होता है। क्षार त्रय बता दिया था। क्षार द्वय में जो आते हैं, एव क्षार, सज्जी क्षार। क्षार त्रय में 3 आते हैं, एव क्षार, सज्जी क्षार, टंकण क्षार, कल मैंने आपको बताया था। एक होते हैं त्रिगंधक। त्रिगंधक में त्रिजात, त्रिवर्णक, त्रिसुगंधी, ये त्रिबंधक कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं। इसी तरह जो है एक आता है आपका क्षार पंकज। अम्ल लवण, आपको अम्ल वर्ग लिखा दिया था बेटा? अम्ल यस वर्ग सर। लिखा दिया आपको? हाँ लिखा दिया। अम्ल वर्ग के बाद आपका हो गया कुछ रसशास्त्र में और यूज होते हैं, इनको नोट कर लीजिए। एक आता है शुक्ल वर्ग। शुक्ल वर्ग, शुक्ल वर्ग में आता है चूना, कच्छप पृष्ठ, शंख, सुक्ति, वराटिका। कितने? 5 औषधियां हो गई ना। चूना, कच्छप पृष्ठ। अब आजकल तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कछुए का पृष्ठ मिलना मुश्किल होता है, तो चूना, कच्छप पृष्ठ, शंख, सुक्ति, वराटिका, ये शुक्ल वर्ग कहलाते हैं। एक रक्त वर्ग होता है, इसको भी हम औषधियों में प्रयोग करते हैं, रक्त वर्ग को विभिन्न कामों के लिए। तो इसको कहते हैं मंजिष्ठा, अशन। अशन नाम होता है विजय सार का। मंजिष्ठा, असन, लाक्षा, कुमकुम और गायत्री। गायत्री किसका नाम है? द्रव गुण में गायत्री किसका नाम है बेटा?
वैसे गायत्री किसका पर्याय होता है? एक खदिर, आपने नाम सुना है खदिर, जिससे कत्था बनता है। पान खाते हैं और पान में चूना और कत्था लगाया जाता है, सुना कि नहीं सुना? सर खदीर उसके लिए कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ वर्ग के लिए सुना है सर। हाँ हाँ, तो खदिर का पर्याय होता है गायत्री। किसका पर्याय होता है? खदिर का। तो ये जो है छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने नोट करना है। इसी प्रकार कुछ और रसशास्त्र में चीजें आती हैं, जैसे आपने त्रिलोह, त्रिलोह नाम सुना? नोट कर लीजिए। त्रिलोह में आता है आपका स्वर्ण, सुवर्ण माने स्वर्ण, अच्छा जिसका वर्ण हो, रजत और ताम्र, इसको कहते हैं त्रिलोह। SRT इसका, स्वर्ण रजत ताम्र, SRT। और एक होता है पूती लौ। पूती लौ ना सुना आपने, क्या होता है? नागवंग यसद, नागवंग यसद। ठीक है। एक होते हैं सप्त धातु, सप्त धातु, सप्त धातु तो वैसे शरीर में होते हैं, रसा रक्तम तथो मांस मेदम। एक रसशास्त्र में होते हैं सप्त धातु, जिसमें षड लौह, जिसमें कि त्रिलौह, पूतिलौह और लौह, 3 3 6 और एक 7 और एक ऐसद, ये सप्त धातु कहलाती है। ठीक है। फिर आता है अष्टलौह। अष्टलौह में पंचलौह प्लस कांत मुंड और तीक्ष्ण लौह। उपधातु, उपधातु में क्या क्या आती है आपकी? स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक, तुत्थ, कांसा, सिंदूर। ठीक है। महारस, महारस नोट कर लीजिए। महारस में आपके आते हैं अब्रक, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, सस्यक कहते हैं तुत्थ को, नीलत होता है जिसे बोलते हैं, चपल, रशक, रशक कहते हैं खरपुर को, हिंगुल और श्रोतांजन। इसी प्रकार रस कहते हैं पारद को। रस के वैसे कई सारे वो होते हैं, रसो वैसा, सर रस एक बार ब्रह्म को भी महारस बोलते हैं। रिपीट कर दीजिए। हाँ, अब्रक, बैक्रांत, अब्रक, अब्रक, बैक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, 4 ये हो गए ना। अब्रक, बैक्रांत, माक्षिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल और रसक, ये 8 महारस होते हैं। रसायनों ने हिंगुल को महारस माना, हालांकि बाद में जो सबने माना वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कभी कभी पीजी के एग्जाम में आ जाता है कि हिंगुल को क्या माना रसायनों ने, तो हिंगुल को महारस माना। इसी तरह उपरस होते हैं, एक उपरस नोट कर लीजिए। गंधक, गैरिक, कासीस, कांची। गंधक माने सल्फर, गैरिक माने गैरू मिट्टी होती है, कासीस फेरस सल्फेट, कांची माने फिटकरी। फिर हरताल, मेंसिल, अंजन और कंकुष्ट।
एक पीजी में क्वेश्चन आता है कि रसालनों ने अंजन के बदले किसको माना है, तो अंजन के बदले राजा भरत को माना है। उपरस नॉर्मल उपरस क्या क्या होते हैं? गंधक, गैरिक, काशीस, कांची, अंजन, कंकुष्ट, हरताल और मैंसिल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गंधक, गैरिक, काशीस, कांची, कांची कहते हैं फिटकरी को, हरताल, मैंसिल, अंजन, कंकुष्ट, ये 8 उपरस होते हैं। फिर होते हैं साधारण रस। साधारण रस कहते हैं कंपिल्लक, चपल, संखिया, नौशादर। कंपिल्लक एक रोहिणी प्लांट होता है जंगल में, जिसको कबीला कहते हैं, उससे कंपिल्लक की रज बनती है, फल रज। रोहिणी के बारे में सुना तुमने? रोहिणी क्या होती है? बच्चों, रोहिणी के बारे में सुना है? रक्त होता है सर। हैं? और क्या होता है? ये सब पीजी नक्षत्र के एग्जाम होती में है। आते हैं। और क्या होती है? रोहिणी कंपिल्लक के प्लांट का भी नाम होता है। हैं? रोहिणी एक राक्षसी का भी नाम है। और रोहिणी जो है वैसे कौमार व्रत में जब बच्चों की आयु की गणना करते हैं तो उसमें भी रोहिणी का नाम आया। क्या आया? 8 वर्षो भवेत गौरी। 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसको गौरी बोलते हैं। 9 में टू रोहिणी, 9 वर्ष की कन्या को रोहिणी बोलते हैं। तो बहुत सारे पर्याय होते हैं, लेकिन यहाँ पे रोहिणी का मतलब कंपिल्लक की फलरज। तो ये साधारण रस में आता है कंपिल्लक, चपल, संखिया, नौशादर, वराटिक, अंबर, गिरिसिंदूर, हिंगोल और मुर्दार सिंह। ठीक है। एक आता है मित्र पंचक। मित्र पंचक में आता है घी, गुड़, शहद, सुहागा, कल आपको द्रावण गण बताए थे हमने बेटा। यस सर। द्रावक गण में क्या क्या बताया था मैंने? सर गुड़, गोघृत, गुगुल, गुंजा, मधु और टंकन। टंकण। एक गुगलू और बताया था, हैं? यस सर। गुगलू बताए थे ना। हाँ, तो गुगलू को जोड़ दें तो द्रावक गण हो गया, और गुगलू हटा दें तो आपका मित्र पंचक हो गया। तो मित्र पंचक को भी रसशास्त्र में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और मित्र पंचक के साथ धातुओं का जो है दमन किया जाता है, जिससे कि उनकी विकृति खत्म हो। और कई बार जो है अपूर्ण परीक्षा के लिए द्रावक गण का प्रयोग किया जाता है। धातुओं को गलाने के लिए मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता सर गुगुल तो दोनों में है। है। मित्र पंचक गुगुल में तो होता है दोनों गुड़, गुंजा, सुहागा, घृत और मधु। मित्र पंचक में। सर इसमें गुड़ नहीं दिया है सर, गुगुल तो दोनों में दिया है। हाँ, मित्र पंचक में आप नोट कर लीजिए गुड़, गुंजा, गुड़, गुंजा, सुहागा, घृत और मधु। ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी क्यों है? बहुत जगह किसी किताब में कुछ लिखा, किसी किताब में कुछ लिखा, और कई सारे ग्रंथों ने दिया है। तो हमने जो है ओवरऑल, आप जैसे कई जगह पढ़ेंगे स्वर महारस में किसी ने इसको माना, किसी ने इसको नहीं माना। और आयुर्वेद की ये ब्यूटी भी है, और आयुर्वेद का इसमें एक बहुत ज्यादा वो भी मिलता है, मतलब
बेनिफिट भी मिलता है बहुत सारी चीज़ों में, कि आपको चीज़ों को विशद करके, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से हमेशा अच्छा ही नहीं होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है उससे। आज कितने बच्चे आ गए हैं इस कई बच्चों को लैपटॉप पे चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लैपटॉप पे चला लेते हैं इस ऐप को, किसी ने चला के देखा है?